सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIAS पे स्वागत करता हूं। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे हम एक नए सामर्थ्य के साथ। पढ़ेंगे 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि किस राज्य ने अरुणोदय 2 पॉइंट योजना शुरू की है? तमिलनाडु, असम, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम सरकार ने अरुणोदय 2 पॉइंट योजना को स्टार्ट किया है। इसके तहत 17 लाख महिलाओं को हर 10 तारीख को उनके अकाउंट में 1250 रुपये भेज दिए जाएंगे। इससे पहले योजना दोस्तों कोविड के समय में असम सरकार ने शुरू की थी और ये योजना कोविड के समय में 1 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। अब असम गवर्नमेंट के द्वारा पुनः इसे शुरू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 17 लाख महिलाओं को हर महीने के 10 तारीख को DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में 1250 रुपये भेजे जाएंगे। बात दोस्तों यदि मैं असम की करूं तो असम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। एक तो ऊपर भूटान को और नीचे बांग्लादेश को, यानी 2 देशों के सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य असम है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट की सीमाओं को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य असम है। असम अरुणाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है, असम नागालैंड को भी स्पर्श करता है, असम मणिपुर को भी स्पर्श करता है, असम मिजोरम को भी स्पर्श करता है, असम त्रिपुरा को भी स्पर्श करता है और असम मेघालय को स्पर्श करता है। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मेघालय असम से ही अलग होकर एक राज्य बना था। तो असम पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य है, जहां दोस्तों हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको असम में विधानसभा की 126 सीटें मिलेगी, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें असम में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि असम के काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है ये असम का राजकीय पशु भी है। इसके अलावा दोस्तों असम में आपको दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलेगा, जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये आपको असम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 51 जो शक्तिपीठ है उन 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये आपको असम में मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों देश का जो पहला तेल कुआं था जिसे हम आज डिगबोई के नाम से जानते हैं, तो असम का पहला तेल कुआं जो डिगबोई है ये भारत का भी पहला तेल कुआं था। टोटल देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 18 है। मैं आपको बार बार बताता चला रहा हूँ। उन 18 में से दोस्तों 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको असम में देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा मानस और एक मिलेगा डिब्रू सुखोया। बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ दोस्तों मानस और डिब्रू सुखोया दोनों राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। मैं आपको बता दूं जो डिब्रू सुखोया बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो कच्छ का जो रण है गुजरात में वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सुखोया है जो आपको असम में ही मिलेगा। और मानस भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा दोस्तों 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको असम में मिलेंगे। टोटल हेरिटेज साइट जो है भारत में उनकी संख्या है 40। इन 40 में से 2 आपको असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगे। ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं दोस्तों। एक है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, वो एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसके अलावा मानस जिसको हमने बताया था कि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसी तरीके से एक बात मैंने बताई थी दोस्तों आप लोगों को कि जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है राष्ट्रीय उद्यान, वो एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो एक टाइगर रिजर्व है, वो एक हाथी रिजर्व है, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है।
एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो जिस तरह सुंदरबन सब कुछ आपको मिलेगा, इसी तरीके से असम में मानस लगभग आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस, और यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी मानस है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व मानस है और नेशनल पार्क भी मानस है। अगर मैं बात करूं दोस्तों राष्ट्रीय पार्कों की, तो राष्ट्रीय पार्क असम में आपको मिलेंगे मुख्य रूप से 4। एक तो आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो लगभग सारे लोग जानते होंगे, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जो यहाँ का राजकीय पशु भी है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोनों के दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। इसके अलावा दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा असम में। नामेरी राष्ट्रीय पार्क है असम में। ये 4 मुख्य थे। उसके अलावा डिब्रू सुखोया नेशनल पार्क आपको असम में मिलेगा, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों 9 जून 2021 को एक नया राष्ट्रीय उद्यान असम में बनाया गया, जिसका नाम है दिहंग पटकई। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि असम का नया राष्ट्रीय उद्यान जो बना है उसका क्या नाम है, उसका नाम है दिहंग पटकई। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है रमोना नेशनल पार्क। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ये थे दोस्तों असम से संबंधित कुछ तथ्य। अब बढ़ते अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में है काकरापारा परमाणु संयंत्र। तमिलनाडु में आपको कुंडलम मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको नरौरा मिलेगा, और महाराष्ट्र में आपको रावत भाटा मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। बात अगर गुजरात की करें दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ था, जहां 156 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास लिखा है। वहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में अब तक किसी ने इतनी सीटें गुजरात विधानसभा चुनाव में नहीं जीती थी जितना भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में जीता। और पुनः भूपेंद्र भाई पटेल को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर गुजरात में दोस्तों इसके भौगोलिक की बात करें, तो गुजरात में एक आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जिसका नाम है कच्छ का रण। कच्छ का जो रण है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको गुजरात में, और ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा दोस्तों 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको गुजरात में मिलेंगे। एक तो मिलेगा चंपानेर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। इसके अलावा रानी का वाव। आप कमेंट करके बताइए कि रानी का वाव भारत सरकार ने जब नई मुद्रा का चलन किया था, उसके बाद आरबीआई ने काफ़ी मुद्राओं को चेंज किया है, तो किस भारतीय मुद्रा में रानी की वाव का तस्वीर बना हुआ, कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों। इसके अलावा अहमदाबाद सिटी जो है ये पहला शहर था जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। इसके अलावा हाल ही में धौला बीरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो टोटल 4 हैं, चंपानेर, रानी का वाव, अहमदाबाद सिटी और धौलावीरा। इसके अलावा दोस्तों 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे गुजरात में। एक तो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेरों को गुजरात ने अपना राजकीय पशु बनाया है। उसके अलावा मिलेगा आपको मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में आपको एक भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य मिलेगा।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है, तो उसका सही आंसर होगा गुजरात में। और मैं बता दूं दोस्तों, देश में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो यही है, गुजरात का भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं दोस्तों गुजरात में, जैसे एक बांध काफ़ी फेमस है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे कोई पूछे कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो गुजरात में। गुजरात में किस नदी पे बना है, तो भैया नर्मदा नदी पे बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे है ये। इसके अलावा एक और है उकाई डैम, उकाई डैम या उकाई बांध, ये ताप्ती नदी पे बना हुआ है और ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत बसा हुआ है। और एक और प्रमुख बांध है दोस्तों जिसको कहते हैं दांतीवाड़ा बांध। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दांतीवाड़ा बांध किस नदी पे बना है, तो इसका सही आंसर है बनास नदी पे बना है। गुजरात की एक प्रसिद्ध लेकिन छोटी नदी है जिसका नाम है माही नदी, जो कच्छ की खाड़ी में जाके समा जाती है। इस माही नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है कडाना बांध, क्योंकि एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कहीं जाके किसी भी नदी में नहीं मिलती, किसी भी समंदर में नहीं गिरती, जबकि जो कच्छ का दलदली इलाका है उसी में जाके मिल जाती है और इस नदी का अस्तित्व वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद शहर जिस नदी के किनारे बसा है उस नदी का नाम है साबरमती नदी, और साबरमती नदी पे एक बांध बना है जिसका नाम है धरोई बांध। एक आखिरी बांध की बात कर लेते हैं दोस्तों जिसका नाम है कमलेश्वर बांध। तो कमलेश्वर बांध किस नदी पे बना है भैया, ये बना है हिरन नदी पे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हिरन नदी पे बना है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कमलेश्वर बांध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क है, इस गिर नेशनल पार्क के बीचों बीच में स्थित है ये डैम। अभी दोस्तों हाल ही में गुजरात के 2 खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है, एक है भलिया गेहूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भलिया गेहूँ जिसे जीआई टैग दिया है किस राज्य से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा गुजरात। और एक है गिरी केसर आम, यानी गिरी का जो गिरी नेशनल पार्क है वहाँ का एक आम है जिसको केसर आम के नाम से जानते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो 2003 में शुरू हुआ और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने कौन सा मिसाइल परीक्षण किया है, ए पृथ्वी, बी नाग, सी त्रिशूल या डी अग्नि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने अभी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। मिसाइल 2 तरीके से होती है, एक तो क्रूज मिसाइल होती है और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। जो मिसाइल इस तरह जाके गिरती है उसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और जो सीधे जाती है उसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। तो भारत के द्वारा हाल ही में टेस्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर बताई जा रही है दोस्तों। लेकिन चीन जैसे कुछ देश इसकी जो मारक क्षमता है वो 8000 के आसपास बताते हैं। चीन और पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि भारत ने वास्तव में इसकी जो वास्तविक मारक क्षमता है उसे छुपा के रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू DRDO 5500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अगला सवाल है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज वाली कंपनी कौन बनी है, ए अमेजॉन, बी एप्पल, सी गूगल या डी IEA। IEA का पूरा नाम होता है दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका पूरा नाम होता है। तो भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कंपनी बनी है वो बनी है EIA, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बनी है। अगर इस कंपनी की बात की जाए दोस्तों, सत्यनारायण गोयल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में। नोएडा है उत्तर प्रदेश में। और ये कंपनी अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो कार्बन उत्सर्जन है उसके लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन के 2 बड़े उत्सर्जन देश हैं, आपको पता होगा, एक तो है USA और दूसरा है चाइना। भारत ने 0 कार्बन के लिए जो टारगेट रखा है वो है 1970, यानी 1970 तक भारत
जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय महिला निकाय से बाहर करने के लिए मतदान किया? अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान या डी यमन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। दरअसल ईरान में दोस्तों हिजाब को लेके विरोध चल रहा था। वहाँ पे महिसा अमीनी नामक एक जो युवती थी, 22 वर्षीय लड़की थी, उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो और भयानक होता चला गया और दिन रात अपने एक बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसे हटाने के लिए ईरान के फोर्स ने, वहाँ के पुलिस बल ने भारी व्यापक प्रयोग किया, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा की गई। और अमेरिका जो जानते हो ईरान से 36 का आंकड़ा रखता है, उसने यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला निकाय से बाहर करने के लिए एक बैठक बुलाई, जहाँ पे दोस्तों वोटिंग की गई। इस वोटिंग में लगभग दुनिया के कई देशों ने अमेरिका का साथ दिया। आप लोग जानते होंगे कि जितना भी नाटो कंट्री है वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, तो वो तो अमेरिका के साथ ही रहेंगे। और बड़े यूरोपियन जो देश हैं वो अमेरिका के साथ खड़े दिखे इसमें, इसलिए ये मतदान जो रहा वो अमेरिका के पक्ष में रहा। लेकिन चीन, रूस जैसे कुछ देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, यानी जो ईरान के समर्थन में खड़े हुए। और भारत जैसे 16 देश ऐसे थे जिन्होंने अब्सटेन कर लिया, यानी वोटिंग से अपने आप को दूर कर लिया। भारत ने सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज किस देश के साथ शुरू की है आपको बताना है? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी नेपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल के साथ हम करते हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज। और इसका इस वर्ष 17वां संस्करण होगा। इससे पहले 16वां संस्करण जो था वो पिथौरागढ़ में किया गया था। तो हम करते हैं सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज नेपाल के साथ। चीन की बात करें तो इनके साथ हैंड टू हैंड एक्सरसाइज करती है भारत। जबकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश के साथ भारत 3 बड़े एक्सरसाइज करता है। एक का नाम है संप्रीति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रीति एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। एक है गश्त एक्सरसाइज जो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, और एक है बोगो सागर। तो ये 3 एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। हैंड टू हैंड हमारा चाइना के साथ होता है। जबकि अगर हम श्रीलंका की बात करें तो SLI यानी EX ये एक्सरसाइज हम करते हैं श्रीलंका के साथ। अगला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा पैट्रियट क्या है? ड्रोन है, टैंक है, मिसाइल है, उपग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये मिसाइल है। अमेरिका का अत्याधुनिक सबसे घातक मिसाइलों में से एक पैट्रियट मिसाइल अमेरिका का है, और जिसका डिमांड यूक्रेन कई महीनों से किया जा रहा था कि रसिया के साथ जो हमारा युद्ध हो रहा है मुझे पैट्रियट मिसाइल दे दीजिए। जिस तरह रसिया का सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल जो है वो किलेंजर मिसाइल है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है रसिया के पास। दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है। उसी तरीके से रसिया का जिस तरह हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल किलेंजर सबसे खतरनाक है, उसी तरीके से अमेरिका का जो सबसे खतरनाक मिसाइल है वह है पैट्रियट। और शायद अब अमेरिका इस मिसाइल को यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया है। इससे युद्ध और भयानक मोड़ ले सकता है, और जो शांति सुरक्षा की बातें हैं मुझे लगता है और खतरे में बढ़ जाएगी। और विश्व को जिस तरह अनाज खाद की व्यापक कमी हो रही है वो और बढ़ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि हाल ही में अलीबाग सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से संबंधित है अलीबाग सफ़ेद प्याज, जिसको GI टैग दिया गया है। हाल ही में लगभग 9 पदार्थों को GI टैग दिया है। इससे पहले हमने तमिलनाडु का एक GI टैग था, कल मैंने कवर किया था, जो अरहर की एक किस्म थी। धीरे धीरे करके हम सारे 9 के 9 हर दिन एक सप्ताह में ख़त्म कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों जो सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य है वो है तमिलनाडु और कर्नाटका। तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक GI टैग दिए गए हैं वस्तुओं को। उसके बाद आता है केरल, और केरल के बाद आता है यूपी, और यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र, जहाँ पर दिया गया है GI टैग अभी। अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री वो एकनाथ शिंदे जी हैं।
इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना करके कुछ, क्योंकि जब फ्रीज किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना का तीर और धनुष, तो उसके बाद 2 चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, एक जलती हुई मशाल और एक ढाल और तलवार। तो इसके साथ साथ इनके पार्टियों का नाम भी बदला गया है, थोड़ा अंतर किया गया है दोनों में। इस तरह इनका क्लियर नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यानी विश्व विरासत स्थल हैं, जैसे अजंता की गुफा जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1983 में सबसे पहले इसे दिया गया था आगरा के ताजमहल के साथ, और आगरा किला जो अकबर ने बनवाया था उसके साथ अजंता गुफा को भी शामिल किया गया था। तो अजंता, और इसके अलावा एक गुफा है जिसका नाम है एलोरा, और एक गुफा है जिसका नाम है एलिफेंटा। तो 3 ये गुफा हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है, रेलवे स्टेशन है, उसको दिया गया है, और एक है विक्टोरियन गोथिक। तो विक्टोरियन गोथिक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, एलिफेंटा, एलोरा और अजंता गुफा, ये 5 हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। एकमात्र रामसर साइट आपको मिलेगा, देश में 75 रामसर साइट हैं। इन 75 में से एक आपको जो ठाणे क्रीक है, इसको ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है लोनार झील, लोनार झील भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहले था। इसके अलावा एक है नंदुर मंदेश्वर, तो नंदुर मंदेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ये 3 रामसर साइट हैं महाराष्ट्र के अंदर। जबकि एक महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है जिसको हम ननावा शेवा के नाम से जानते हैं, ये बंदरगाह, इसका आधुनिक नाम हो गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण वर्ग का किस रेलवे जोन को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? पूर्व रेलवे को, पश्चिम रेलवे को, उत्तर रेलवे को या दक्षिण मध्य रेलवे को? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण मध्य रेलवे को ऊर्जा संरक्षण वर्ग का रेलवे जोन का प्रथम पुरस्कार दिया गया। आपको पता होगा 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है और भारत में भी ऊर्जा संरक्षण पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज का अपना आखिरी सवाल है दोस्तों कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या 16 दिसंबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दिन अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था और बांग्लादेश अलग देश बना था पूर्वी पाकिस्तान से खत्म होके, और भारत की विजय हुई थी 1971 के भारत पाक युद्ध में। तो इसलिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हमने पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़े हैं। सबसे पहले 1948 में हमारा युद्ध हुआ था कश्मीर को लेके, जब कश्मीर पे कबीलियों के भेष में पाकिस्तान ने हमला किया था, जहां हमने कश्मीर का कुछ हिस्सा गंवा दिया, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके बाद हुआ था 1965 में, और उसके बाद हुआ था 1971 में, और एक लास्ट जो युद्ध लड़ा गया था ये 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल युद्ध, ये 4 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है और चारों बार पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।